हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में ट्रांजिएंट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और हर एक उसके टर्म को बहुत ही एक्सप्लेन किया था, बहुत ही डिटेल से अपन एक्सप्लेन किया था। टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी हर एक टर्म को अपन बहुत डिटेल से पढ़े थे। आज अपन ट्रांजिएंट पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और अपन नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर पे ओनली ट्रांजिएंट पे न्यूमेरिकल करेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है जो ओनली प्रैक्टिस से ही आपको कमांड होगी, थ्योरी से इसमें कमांड होने वाली नहीं है। ओनली ट्रांजिट इक्वेशन को आपको सर्किट पे अप्लाई करनी आनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ट्रांजिट इक्वेशन पे कुछ कंडीशन से अप्लाई हैं। क्या सर्किट ओनली फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइनाइट होना चाहिए, तब अपन किसी भी सर्किट का कोई भी रेस्पॉन्स हो, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, किसी भी ब्रांच का हो चाहे, तो अपन उस वोल्टेज और करंट के रेस्पॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांजिएंट के इक्वेशन से। तो अपन आज ट्रांजिएंट इक्वेशन एक सर्किट पे कैसे अप्लाई करते हैं, सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। ये वाला ऐसा टॉपिक है जो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी अच्छी कमांड होगी। तो अपन इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको सारे कंसेप्ट जो भी वैरायटी के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो आज अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। मान लो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये स्विच स्टार्टिंग में कनेक्टेड था यहाँ पर 1 पे। ये जो स्विच है जो स्टार्टिंग में कनेक्टेड था 1 पे, बहुत ही लंबे टाइम से लॉन्ग टाइम से यहाँ पर कनेक्टेड था और t इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच को 1 से हटाकर 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर? 1 से हटाकर 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सर्किट के अंदर ओनली ओनली 1 स्विच है जो कि ये टर्मिनल 1 है ना, इस पे कनेक्टेड था लॉन्ग टाइम से, यानी लंबे टाइम से मतलब टर्मिनल 1 पर कनेक्टेड था और t इक्वल टू 0 पे अपन ने क्या किया, यहाँ से हटाकर 2 पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसने पूछा VCT की आपको इक्वेशन बतानी है फॉर t इज ग्रेटर देन 0। आई होप सवाल आपको समझ आ गया होगा कि ये स्विच था, ये इस टर्मिनल 1 पे कनेक्टेड था, बहुत ही लंबे टाइम से लॉन्ग टाइम से इस टर्मिनल 1 पे कनेक्टेड था और t इक्वल टू 0 पे अपन ने क्या किया, इस टर्मिनल 1 से स्विच को हटा के टर्मिनल 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं VCT की इक्वेशन बतानी है t इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट में तो मेरे को बताओ इस सर्किट का ऑर्डर क्या है। तो आप कहोगे सर्किट में ओनली 1 स्टोरेज एलिमेंट है, ये वाला सर्किट कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन की ट्रांजिएंट इक्वेशन के मदद से अपन कोई भी रेस्पॉन्स, चाहे वो वोल्टेज का रेस्पॉन्स हो चाहे करंट का रेस्पॉन्स हो, अगर मेरा सर्किट फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं कोई भी रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकता हूं ओनली ट्रांजिएंट इक्वेशन की हेल्प से। तो अपन सबसे पहले ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करेंगे। मेरे को फाइंड आउट करना है VCT और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रांजिएंट इक्वेशन के बारे में आपको बताया था। VCT होता है VC ऑफ इंफिनिटी प्लस VC ऑफ 0 प्लस माइनस VC ऑफ इंफिनिटी e की पावर माइनस t अपॉन 2। ये इक्वेशन होती है 40 इज ग्रेटर देन 0। ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रांजिएंट इक्वेशन पे बहुत डिटेल से बात की थी। मैंने बोला था अगर कोई सर्किट फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो उसके किसी भी ब्रांच का, कोई भी ब्रांच का वोल्टेज और करंट रेस्पॉन्स की इक्वेशन क्या होती है, VCT इक्वल टू VC इंफिनिटी प्लस VC 0 प्लस माइनस VC इंफिनिटी e की पावर माइनस t अपॉन 2 होती है। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब इस इक्वेशन में अननोन कितने, एक अननोन तो है मेरे को VC इंफिनिटी दिख रहा है, एक अननोन है VC इंफिनिटी, सेकंड अननोन है VC ऑफ 0 प्लस, क्या है VC ऑफ 0 प्लस अननोन है, थर्ड अननोन है मेरा सर्किट का टाइम कांस्टेंट टो अननोन है। तो मेरे को कितनी वैल्यू, अगर मैं VC ऑफ इंफिनिटी, VC ऑफ 0 प्लस और टो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरे को VCT की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए ट्रांजिएंट इक्वेशन ये होती है, चाहे कोई भी रेस्पॉन्स हो, वोल्टेज रेस्पॉन्स हो, करंट रेस्पॉन्स हो, अगर सर्किट फर्स्ट ऑर्डर है तो उसकी कोई भी रेस्पॉन्स हो, जैसे यहाँ वोल्टेज रेस्पॉन्स की अपन बात कर रहे हैं, तो VC इक्वल टू VC इंफिनिटी प्लस VC ऑफ 0 प्लस माइनस VC ऑफ इंफिनिटी e की पावर माइनस t अपॉन 2। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैंने इक्वेशन लिखने में कुछ मिस्टेक किया नहीं की, तो यहाँ वैल्यू रख के आप
आप है ना उस कन्फ्यूजन को मतलब दूर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0, तो इधर भी वीसी इन्फिनिटी इक्वल टू वीसी इन्फिनिटी, मतलब इक्वेशन तो सही है। इधर मैं अगर 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 बन जाएगी इसकी तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, वीसी 0 इक्वल टू वीसी 0, मतलब इक्वेशन अपनी एकदम सही है। अब मेरे को फाइंड आउट करनी है वीसी ऑफ इन्फिनिटी, वीसी ऑफ 0 प्लस, और मेरे को फाइंड आउट करनी है टो की वैल्यू। तो अपन को एक कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होती है जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज को अलाउ नहीं करती हैं, यानी किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होती है जो सडन चेंज को अलाउ नहीं करती हैं। उस वजह से मैं लिख सकता हूं कि वीसी अपन को वीसी 0 प्लस की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अपन को पता है वीसी ऑफ 0 माइनस इक्वल टू क्या होता है, वीसी ऑफ 0 प्लस होता है या नहीं होता है। अगर मैं वीसी ऑफ 0 माइनस की वैल्यू निकाल दूंगा तो वीसी ऑफ 0 प्लस की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो स्टोरेज होते हैं ना, स्टोरेज एलिमेंट है, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर क्या करता है करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, कैपेसिटर क्या करता है वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो इस कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल जो है ना 0 माइनस पे था वो का वो 0 प्लस पे होगा, तो मेरे को 0 यहाँ पर हमेशा 0 प्लस ही आएगा, यहाँ आप 0 माइनस मत कर देना। इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए तो 0 माइनस 0 प्लस करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडक्टर की करंट इक्वेशन में यहाँ चाहे 0 प्लस लिखो चाहे 0 माइनस लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन में यहाँ पर 0 प्लस लिखो या 0 माइनस लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट या रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल में 0 प्लस और 0 माइनस इक्वल नहीं होते हैं, तो आप इक्वेशन को हमेशा 0 प्लस से ही लिखना सीखो, वरना वहां मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल या उससे फ्लो होने वाली करंट में सडन चेंज पॉसिबल है, तो ये इक्वेशन 0 प्लस ही लिखना पड़ता है। यहां मैं अगर 0 माइनस लिख दूं इस इक्वेशन में तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, तो चाहे 0 प्लस लिखो चाहे 0 माइनस लिखो एक ही बात है। लेकिन अगर ये मान लो ये वाला किसी मतलब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होता तो उस केस में 0 प्लस अलग होता 0 माइनस अलग होता, तो यहाँ अगर आप 0 माइनस करते तो उस कंडीशन में क्या हो जाता रॉन्ग हो जाता। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। और अगर अपन को कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल अपन को फाइंड आउट करना है ना, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने ये बात बताया था, t इक्वल टू 0 प्लस पे एक कैपेसिटर एक बैटरी से रिप्लेस होता है और इंडक्टर एक करंट सोर्स से रिप्लेस होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आपको 0 प्लस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0 प्लस की वैल्यू 0 माइनस से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 प्लस आपको 0 प्लस पे सर्किट का इक्विवेलेंट बनाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर ओनली रजिस्टर के केस में ही अपन 0 प्लस पे इक्विवेलेंट बनाते हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस अपन को पोटेंशियल या इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू अपन को चाहिए, तो अपन कभी भी 0 प्लस पे सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं बनाते हैं, अपन हमेशा 0 माइनस पे बना के 0 प्लस की वैल्यू क्या कर देते हैं फाइंड आउट कर देते हैं। क्योंकि 0 प्लस में लफड़ा होता है कि आपको कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करो या इंडक्टर हो तो उसको करंट सोर्स से रिप्लेस करो, फिर आप 0 प्लस की वैल्यू वो इंडक्टर और कैपेसिटर केस में तो वही रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 0 प्लस पे अपन सर्किट को ओनली रजिस्टर के केस में ही रिप्लेस करते हैं। अगर इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू अपन को एग्जामिनर पूछे या किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की इक्वेशन पूछे, तो सर्किट को कभी भी 0 प्लस पे अपन सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट कभी नहीं बनाते हैं। अपन बनाते हैं 0 माइनस पे, 0 माइनस पे बना के वीसी ऑफ 0 माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वीसी ऑफ 0 माइनस ही वीसी ऑफ 0 प्लस हो जाता है। फिर मेरे को वीसी ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस सर्किट को t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा उससे रिप्लेस करेंगे और मेरे को फिर इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, टाइम कांस्टेंट हमेशा स्विच के ऑपरेट होने के बाद के सर्किट से निकाला जाएगा, ना कि स्विच ऑपरेट होने के पहले वाले सर्किट से। क्योंकि अपन इक्वेशन जब t इज ग्रेटर देन 0 के लिए बनाते हैं तो टाइम कांस्टेंट भी t इज ग्रेटर देन 0 वाले सर्किट का ही फाइंड आउट किया जाता है। ये स्विच इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में अपन टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट
नहीं करते हैं। टाइम कांस्टेंट भी अपन स्विच के ऑपरेट होने के बाद में जो नेटवर्क बनेगा ना, उस नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो माइनस की। किसकी बात करता हूं? टी ऑफ जीरो माइनस। सर्किट कब ऑपरेट हो रहा है? टी इक्वल टू जीरो पे अपना सर्किट ऑपरेट हो रहा है। तो मैंने कहा था सर्किट ऑपरेट होने, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये स्विच है लॉन्ग टाइम से टर्मिनल 1 से कनेक्टेड था। लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से टर्मिनल 1 पे कनेक्टेड था। तो टर्मिनल 1 से कनेक्टेड था, तो ये आगे वाला नेटवर्क तो अपने लिए कुछ मतलब का रहेगा नहीं, क्योंकि इससे तो अपनी की कनेक्टिविटी क्या हो गई? कट गई है। कटी या नहीं कटी? तो इस नेटवर्क का अब मेरे पास कुछ मतलब ही नहीं, कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि मेरे को निकालनी है वीसी ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू निकालनी है, और वीसी ऑफ जीरो माइनस को निकालने के लिए ओनली इस नेटवर्क का हेल्प लूंगा मैं। समझ में आया या नहीं आया? और आपको मैंने बताया था ओनली नेटवर्क के अंदर ओनली वन स्विच हो तो स्विच ऑपरेट होने से जस्ट पहले की बात करता हूं। स्विच ऑपरेट कब हो रहा है? 1 to 2 पे है। कहां जा रहा है? कब जा रहा है? टी इक्वल टू जीरो पे जा रहा है। तो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट होगी। क्या होगी? हमेशा ये दिमाग में फिक्स कर लो कि टी इक्वल टू, पहले सर्किट स्टेडी स्टेट में ही था। टी इक्वल टू जीरो से पहले सर्किट किस में था? स्टेडी स्टेट के अंदर था। और टी इक्वल टू जीरो पे अपन ने सर्किट के अंदर स्विच को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेकर उसकी स्टेडी स्टेट को डिस्टर्ब किया आपने। क्या क्या? फिर इस टी टी इक्वल टू जीरो से पहले सर्किट किस में था? स्टेडी स्टेट के अंदर था। और टी से आगे टी इज ग्रेटर देन जीरो पे सर्किट की क्या हो जाएगी? स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब क्यों होगी? क्योंकि अपन ने सर्किट में कोई छेड़छाड़ की है। अगर सर्किट के अंदर मान लो स्विच स्विच भी, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि सर्किट के अंदर स्विच है ही नहीं, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे किसी सर्किट का कोई मतलब रजिस्टर है ना, बर्न आउट हो गया, जल गया है, तो वहां ओपन हो गया। तो अगर सर्किट में कुछ डिस्टरबेंस होंगे, जिस टाइम सर्किट में कुछ डिस्टरबेंस मतलब अप्लाई होगा ना, उस टाइम सर्किट की स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब होगी और सर्किट ट्रांजिएंट स्टेट में आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। यानी सर्किट के अंदर जब जब आप सर्किट के साथ छेड़छाड़ी करेंगे ना, तब तब सर्किट की स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब होगी। तो टी इक्वल टू जीरो पे मैं स्विच को छेड़ रहा हूं, तो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, यानी इस स्विच को वन से टू पर ले जाने से जस्ट पहले की बात करता हूं, तो ये सर्किट किस में होगा? स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। और आपको पता है स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है और इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो टी इक्वल टू जीरो माइनस में क्या होगी? सर्किट किस में होगा? स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। और मेरे को वैल्यू किसके निकालनी है? जीरो जीरो माइनस की। तो मेरे को ओनली इस नेटवर्क से मतलब रहेगा, आगे वाले नेटवर्क से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे वाला इससे कनेक्टिविटी है ही नहीं। ऐसे मत होना ये कनेक्टिविटी कुछ नहीं, आगे वाले से इस सर्किट की कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो बस ओनली ये सर्किट बचेगा मेरे पास। मतलब जिस नेटवर्क के अंदर अब ये मैं ये जो पूरा नेटवर्क है, इसको अगर दो पार्ट मानो, एक आगे वाला पार्ट, एक पीछे वाला पार्ट, सर्किट कितने पार्ट में है? दो पार्ट में है। तो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे इस सर्किट का, इस सर्किट पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सर्किट को अपन को कुछ मतलब ही नहीं है। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे मेरे को वीसी ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो ओनली इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा? ओनली इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 10 वोल्ट, फिर क्या है 3 2, ये 3 ओम, ये मेरा 2 ओम, यहाँ से स्विच कनेक्टेड था। और मेरे को पता स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। और आगे वाले नेटवर्क का टी इक्वल टू जीरो माइनस पे वीसी ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू को मेरे को सोल्व करते टाइम इस नेटवर्क का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस नेटवर्क को क्या कर दिया मैंने? आगे वाले नेटवर्क को हटा सकता हूं या नहीं? आप ही बताओ कि इस नेटवर्क का भी, इस नेटवर्क के, अगर इस नेटवर्क को सोल्व करने के लिए इस नेटवर्क का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, क्योंकि इनकी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं।
t इक्वल टू 0 माइनस पे ये दो एक सेपरेट नेटवर्क है, वो एक सेपरेट नेटवर्क है, ये एक सेपरेट नेटवर्क बन जाएगा, उसका इंपैक्ट इस पे कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया आगे वाले पार्ट को, क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है। ओनली ये नेटवर्क एक अलग से अपना अलग एक है, ये एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, वो एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है t इक्वल टू 0 माइनस पे, तो इसको मैंने हटा दिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है वीसी की, तो ये कुछ ऐसा वीसी था, पोलैरिटी ऐसी थी वीसी की, तो मैं कह दूंगा वीसी ऑफ 0 माइनस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को बताओ ये कितना वोल्ट है, 10। ये तो ओपन सर्किट है, इसका कुछ मतलब नहीं है, तो ये कितना 3 और 2 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5। आपस में किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि इस ब्रांच का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, ये तो ओपन है, तो इस ब्रांच को हटा सकते हैं अपन। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 कितना 5, ये कितना हो गया 10 वोल्ट। तो मेरे को बताओ करंट कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट करूंगा तो कितना जाएगा 10 अपॉन 5, कितना एम्पियर करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर होगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ऊपर से एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव, नीचे से निकल रही है तो नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो मेरे को बताओ वीसी ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 वोल्ट होगी नहीं होगी, केवीएल के हिसाब से पैरेलल ब्रांच के करंट पैरेलल ब्रांच का वोल्टेज कितना होता है, इक्वल होता है। तो ये वीसी ऑफ 0 माइनस ये 4 वोल्ट, तो वीसी ऑफ 0 माइनस की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 4 वोल्ट मिल गई। कितनी मिल गई, 4 वोल्ट मिल गई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये वीसी ऑफ 0 माइनस अगर 4 वोल्ट है, तो वीसी ऑफ 0 प्लस भी कितना होगा, 4 वोल्ट होगा, क्योंकि कैपेसिटर अपने एक्रोस पोटेंशियल में सडन चेंज कभी भी अलाउ नहीं करता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को वीसी ऑफ 0 प्लस की वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब मेरे को ये वैल्यू तो मेरे को मिल गई। अब मान लो मेरे को वीसी इंफिनिटी चाहिए, तो मैंने कहा बताओ, अपन का स्विच है ना, t इक्वल टू 0 से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की ओर गया, कहां पे गया, 1 से 2 की ओर। तो t इक्वल टू 0 माइनस पे तो सर्किट किस में होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। और t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। और डिस्टर्ब होके t इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, कितना, इंफिनिटी तक ये सर्किट किस में होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। और आगे जाके बहुत लॉन्ग टाइम के बाद t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट वापस क्या कर देगा, निव स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, एक नई स्टेट को अचीव कर लेगा सर्किट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट किसमें था, स्टेडी स्टेट के अंदर था। और t इक्वल टू 0 पे सर्किट की स्टेडी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अपने सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो सर्किट की स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब हो गई। तो 0 से इंफिनिटी तक सर्किट किसमें रहेगा, ट्रांजिएंट में। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट वापिस क्या करेगा, स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। तो मेरे को बताओ t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट किसमें होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। किसमें होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट फिर से वापस स्टेडी स्टेट क्या कर देगा, अचीव कर देगा, स्टेडी स्टेट रीच कर देगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ t इक्वल टू इंफिनिटी पे मेरी, अब मैं इस स्विच को हटा रहा हूं, देखो t इक्वल टू इंफिनिटी पे मैं अगर बात करता हूं, तो मेरी बताओ, मेरी स्विच की पोजीशन कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी होगी। तो फिर मैं बताओ, इस नेटवर्क पर इस नेटवर्क का कुछ इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ भी इंपैक्ट इस नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। तो इसको अपन हटा सकते हैं t इक्वल टू इंफिनिटी पे, बिल्कुल। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये वाला सर्किट किस में होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। तो स्टेडी स्टेट में अभी भी मैं कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मेरे को वीसी ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को इस नेटवर्क से मतलब है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। ये टू इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इनके बीच में कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक सेपरेट नेटवर्क है, ये सेपरेट नेटवर्क है। इसके आईवी रिलेशन का इस पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और इस सर्किट का इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो यहां तक समझ आ गया। अब मेरे को बनाना है t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट किसमें होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। और मेरे को वीसी ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को इस नेटवर्क से कुछ मतलब नहीं है, मेरे को ओनली किससे मतलब है, इस नेटवर्क को। और इस नेटवर्क का मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूं t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, ये मेरा
कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन होगा, क्योंकि फिर से सर्किट किस में आएगा, स्टेडी स्टेट के अंदर आएगा, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये तो मेरा ओपन हो जाएगा। फिर 4 2 2 और 5, ये क्या बच जाएगा 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये मेरा किसमें आ जाएगा, ये 5 एम्पीयर का सोर्स है। और ये सॉरी यहाँ पर मेरा टर्मिनल कितना था, 2 था, अब मेरी स्विच कनेक्टेड हो गया 2 से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो गया, अब मेरा स्विच किससे कनेक्टेड हो गया, अब मेरा स्विच कनेक्टेड हो गया 2 से। और इस नेटवर्क से अपन को कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस नेटवर्क का अब इस नेटवर्क पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और मेरे को वैल्यू वीसी ऑफ इंफिनिटी की चाहिए। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अब मेरे को बताओ, ये वाली ब्रांच क्या ओपन सर्किट है या नहीं है, बिल्कुल ओपन सर्किट है। तो बताओ ओपन सर्किट ब्रांच में करंट कितनी होती है, आप बताओ ओपन सर्किट में तो करंट कितनी होती है, 0 होती है। तो बताओ इसमें भी करंट कितनी होगी, 4 ओम वाले रजिस्टर में भी करंट कितनी होगी, 0। 0 का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। और पोटेंशियल इक्वल टू 0 का मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट है, इसको भी अपन रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये ओपन सर्किट ब्रांच है। और ओपन सर्किट अगर किसी ब्रांच के अंदर कितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हो, अगर उसमें ओपन सर्किट प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट यूजलेस ही होंगे। ये 4 ओम भी यूजलेस है। इसके अंदर करंट कितनी है, 0 है, क्योंकि इस ब्रांच में करंट कितनी है, 0 है। करंट 0 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो इस ब्रांच का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। ये मान लो ये 5 एम्पीयर की करंट आई, तो ये पूरी की पूरी किसमें फ्लो हो जाएगी, इसमें फ्लो हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। और इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो 5 फ्लो होगी तो ऊपर से आ रहे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला क्या होगा नेगेटिव। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 वोल्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और ये एक देखो, अब मेरे को निकालनी है विश ऑफ इंफिनिटी। मैंने बताया किसी एलिमेंट के अगर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर 0 है तो उस एलिमेंट को आप है ना शॉर्ट सर्किट कर सकते हो, कुछ भी मतलब नहीं, इसका कुछ भी मतलब नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है तो उस एलिमेंट को आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। और अगर किसी एलिमेंट से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 है तो उस एलिमेंट को आप ओपन सर्किट कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता सकता हूं केवीएल के हिसाब से पैरेलल ब्रांच का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो ये भी देखो नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो वीसी इंफिनिटी की वैल्यू भी कितनी होगी, 10 वोल्ट होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। वीसी इंफिनिटी की वैल्यू अपने कैसे फाइंड आउट कर दी, वो वैल्यू आपको पता चल गई होगी। देखो अब मेरे को Vc ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू पता चल गई, Vc ऑफ 0 प्लस की वैल्यू पता चल गई। अब मेरे को ओनली टो की वैल्यू पता चल जाए तो इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करके Vc ऑफ t की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो टाइम कांस्टेंट हमेशा स्विच है ना ऑपरेट होने के बाद के नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट निकाला जाता है, पहले के नेटवर्क का कभी नहीं निकाला जाता है। क्योंकि अपन को इक्वेशन t इज ग्रेटर देन 0 की चाहिए, तो t इज ग्रेटर देन 0 पे जो सर्किट बनेगा ना, उसी सर्किट का ही अपन को टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो t इज ग्रेटर देन 0 पे तो मेरा स्विच इधर चला जाएगा, तो मेरे को अब ओनली है ना इस नेटवर्क का ही अपन को टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब ऐसे मत सोचना कि इसका क्या होगा, अब ये इससे कनेक्टेड नहीं है, अब ये सेपरेट हो गया। अब देखो अगर आप ऐसे सोचोगे कि इसका इस पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो आप मैं मान लो ऐसे एज्यूम कर लो कि इधर से कुछ करंट आई गई, तो बताओ इस आई को कुछ वापस आने का कुछ पाथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर से तो ओपन सर्किट है, तो आई को वापस भी इधर से ही आना पड़ेगा। तो आई जाना आई वापस आना मतलब नेट करंट कितनी गई इस ब्रांच में, इस ब्रांच में अपन नेट करंट कितनी होगी, 0 एम्पीयर होगी या नहीं होगी।
बिल्कुल 0 एम्पीयर, क्योंकि अगर करंट जाएगी तो करंट को पाथ मिलना चाहिए, करंट को दूसरा कोई पाथ मिलेगा नहीं। अगर इस नेटवर्क से उधर करंट अगर जाएगी तो वापस भी तो घूम के आनी चाहिए, वापस घूमने का पाथ है ही नहीं, यही बचेगा। तो 2 गई, 2 वापस आ गई, तो टोटल करंट कितनी जाएगी? 0 जाएगी। तो इस ब्रांच की करंट कितनी है? 0 है। तो इसको अपन ओपन सर्किट कर सकते हैं, इस नेटवर्क को हटा सकते हैं अपन। इस नेटवर्क अब इस नेटवर्क को सोल्व करने के लिए इस नेटवर्क का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरा ये नेटवर्क बचा है, कौन सा नेटवर्क बचा है? ये नेटवर्क। इस नेटवर्क का अपन को टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। किस नेटवर्क का? इस नेटवर्क का अपन को टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। कैसा नेटवर्क है? कैपेसिटर है तो आरसी नेटवर्क है। फर्स्ट ऑर्डर आरसी तो है, आरसी फर्स्ट ऑर्डर आरसी नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट निकालना मैंने बताया था। क्या होता था? 2 इक्वल टू आर थेवेनिन इंटू सी होता था या नहीं होता? बिल्कुल। यहां पर सी की वैल्यू कितनी है? 0.1 फेरेड है या नहीं है? बिल्कुल। यहां पर सी की वैल्यू कितनी है? 0.1 फेरेड। और आर थेवेनिन की क्या था? सी के एक्रॉस, सी के जहां पर सी कनेक्टेड है, जहां पर कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसके टर्मिनल के एक्रॉस सीन क्या हुआ? थेवेनिन इंपेडेंस होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता था, आर थेवेनिन। आर थेवेनिन क्या होता था? कैपेसिटर के एक्रॉस, कैपेसिटर से सीन क्या हुआ? नेटवर्क का थेवेनिन रेजिस्टेंस होता था। और यहां अब देखो, अब मेरे को कैपेसिटर के एक्रॉस क्या करना है? थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करो आप? कैपेसिटर की मैंने लिख दी वैल्यू, कैपेसिटर को आप हटा दो। क्या कर दो? कैपेसिटर को हटा दो और आप इधर से आपको आर थेवेनिन सीन करना है। किधर? नेटवर्क का आर थेवेनिन जहां कैपेसिटर लगा हुआ है उस टर्मिनल के एक्रॉस फाइंड आउट करना है। और आपको पता है आर थेवेनिन फाइंड आउट करते हैं तो अपन इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या करते हैं? डीएक्टिव करते हैं। एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं, इसको अपन क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। तो मेरे को बताओ, ओपन सर्किट करेंगे तो ये 2 ओम क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट कितनी फ्लो होगी? करंट है 0 एम्पीयर होगी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब इसका भी कुछ मतलब नहीं रहा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। तो यहां से सीन क्या हुआ? आर थेवेनिन क्या मिलेगा? 4 और 2 ओम आपस में किस में? सीरीज में है। तो आर थेवेनिन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 6 ओम मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल यही मिलेगी। तो मेरे को बताओ, अब टो की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 इंटू 0.1 तो कितना आ जाएगा? 0.6 सेकेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल यही मिलेगा, 0.6 सेकेंड। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? टो की वैल्यू आ गई। ये मेरी टो की वैल्यू आ गई। ये मेरी VC ऑफ 0 प्लस की वैल्यू आ गई। और ये मेरी VC ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई। तो मतलब इस इक्वेशन में अननोन कितने थे? इन्फिनिटी था, VC ऑफ 0 प्लस था, VC ऑफ इन्फिनिटी और e की पावर माइनस टी अपॉन 2 था। तब इस ये सारी वैल्यू अगर इसके अंदर पुटअप कर दोगे तो आपको VC ऑफ t की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बहुत ही इजी है, ट्रांजिएंट सबसे इजी चैप्टर है। बस ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं मांगता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है कि t इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। और अपन IT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये दिमाग में रहता है कभी कभी कि ट्रांजिट इक्वेशन तो ओनली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या फिर इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के लिए ही अप्लाई होती है। नहीं, ट्रांजिट इक्वेशन चाहे कोई भी ब्रांच हो सर्किट की, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, कोई भी ब्रांच हो और कोई भी रेस्पॉन्स हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, सारे रेस्पॉन्स और सारी ब्रांचेज, सारे एलिमेंट के लिए ट्रांजिट इक्वेशन एप्लीकेबल है। तो इसमें अगर मेरे को IT की वैल्यू चाहिए फॉर t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, सर्किट कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, क्योंकि ओनली एक स्टोरेज एलिमेंट ही इसके अंदर कनेक्टेड है। तो मेरे को बताओ IT की वैल्यू अपनी ट्रांजिट इक्वेशन क्या बनेगी? IT इक्वल टू आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस क्या बन जाएगी? आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी अपॉन 2। ये इक्वेशन बनेगी फॉर t इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अब मेरे को एक चाहिए आई ऑफ 0 प्लस, इसकी वैल्यू चाहिए। एक मेरे को चाहिए आई ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू चाहिए और एक मेरे को चाहिए सर्किट के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू
चाहिए। और अपन को ये पता है रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो सडन चेंज ऑफ करंट को भी अलाउ करता है और सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को भी अलाउ करता है। रजिस्टर के केस में आई ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू आई ऑफ जीरो प्लस के इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ जीरो प्लस से अलग भी हो सकता है। इंडक्टर के केस में इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है, लेकिन रजिस्टर करंट को भी अलाउ करता है, वोल्टेज को भी अलाउ करता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। तो अपन को इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ t इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच कब ऑपरेट हो रहा है, t इक्वल टू जीरो पे। t इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच ऑपरेट होने, अगर नेटवर्क के अंदर ओनली वन स्विच है और वो t इक्वल टू जीरो पे ऑपरेट हो रहा है, तो t इक्वल टू जीरो माइनस पे फिक्स है सर्किट किसके अंदर होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर ही होगा। हमेशा दिमाग में रखना सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर ही होगा। तो t इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट किसके अंदर होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। अब देखो, अब मैं स्टेडी स्टेट के अंदर होगा तो आपको पता है स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर क्या होता है, फॉर ए डीसी नेटवर्क अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट्स एज एन शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर तो क्या हो जाएगा, होगा नहीं, होगा या नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट बिल्कुल होगा। अब देखो t इक्वल टू जीरो माइनस पे ये वाली ब्रांच क्या, ये वाला स्विच क्या ओपन है या क्लोज है, आप कहोगे ओपन है। तो इस ये है 10 ओम और इस ब्रांच का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा। ये 10 ओम वाली ब्रांच का तो कुछ सिग्निफिकेंस रहा नहीं कि इस कनेक्टेड है नहीं, ये तो ऐसी लटक रही है। बिल्कुल आप ऐसे सोच सकते हो, इसको हटा के नीचे आप लटका सकते हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं होगा। 10 ओम में करंट कितनी होगी, 0 एम्पियर होगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। ये 10 ओम ये कहना शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा t इक्वल टू जीरो माइनस पे। और इस ब्रांच का कुछ मतलब नहीं रहेगा, इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये ओपन सर्किट ब्रांच है, तो इसको अपन हटा सकते हैं। जो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, t इक्वल टू जीरो माइनस पे इस ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो t इक्वल टू जीरो माइनस पे अगर मैं बात करूं, मेरे को t इक्वल टू जीरो माइनस पे अगर मैं सर्किट को रिप्लेस करना तो क्या हो जाएगा, 1.5 एम्पियर होगा। फिर आगे देखो ये वाला 10 ओम हो जाएगा। फिर इस ब्रांच का तो कुछ मतलब रहेगा नहीं, इसको आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि ये तो ओपन है। फिर 10 ओम और 15 एम्पियर 15 मिली हेनरी, ये मेरा 10 ओम और ये मेरा क्या हो जाएगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा। स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर क्या होता है, फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट्स एज एन सोर्स सर्किट। अब देखो यहां से करंट गई 1.5 एम्पियर, तो दो इक्वल रजिस्टर हैं, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो करंट क्या होगी, हाफ हाफ में डिवाइड होगी। तो इधर करंट कितनी फ्लो होगी, 1.5 अपॉन 2 होगी या नहीं होगी। इधर करंट की वैल्यू 1.5 अपॉन 2 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये क्या मिलेगी मेरे को, इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू t इक्वल टू जीरो माइनस पे कितनी हो जाएगी, 1.5 अपॉन 2 यानी 3/4 एम्पियर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। t इक्वल टू जीरो माइनस पे अपन सर्किट कभी भी बनाएंगे ना, तो उसका एक ही लक्ष्य रहेगा कि इंडक्टर से अगर सर्किट के अंदर सर्किट अगर आरएल सर्किट है तो आईएल ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, और अगर आरसी सर्किट है तो वीसी ऑफ जीरो माइनस बनाने के लिए फाइंड आउट करते हैं। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे इस करंट का कुछ भी मतलब नहीं है। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे अपन सर्किट को क्यों रिप्लेस करते हैं, अपन ओनली एक ही मकसद है, अगर सर्किट आरसी सर्किट है तो वीसी ऑफ जीरो माइनस फाइंड आउट करते हैं, और अगर आरएल सर्किट है तो अपन क्या करते हैं, उस टाइम अपन फाइंड आउट करते हैं आईएल ऑफ जीरो माइनस। आपको ये दिमाग में रखना, आपको दिमाग में ये रखना, हर एक स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। t इक्वल टू जीरो माइनस पे मैं सर्किट को क्यों रिप्लेस करूंगा, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट अगर वो आरएल नेटवर्क है तो, और अगर आरसी है तो मैं उस मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड आउट करूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ आईएल ऑफ जीरो माइनस अगर 3/4 है तो जीरो प्लस भी तो कितना होगा, 3/4 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इंडक्टर अपने अक्रॉस अपन से फ्लो होने वाले करंट में सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। तो आईएल ऑफ जीरो माइनस आईएल ऑफ जीरो प्लस के इक्वल होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी जीरो प्लस पे। जीरो माइनस पे तो ये कितनी थी, देखो मैं अगर बात करता हूँ आई ऑफ जीरो माइनस तो कितनी थी, 0 एम्पियर थी या नहीं थी, बिल्कुल।
आई ऑफ जीरो माइनस कितनी, ये ओपन था तो इसके अंदर करंट भी कितनी थी, जीरो थी, तो आई ऑफ जीरो माइनस तो कितनी थी, जीरो थी, लेकिन आई ऑफ जीरो प्लस आई ऑफ जीरो माइनस के इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल होता तो अपन को t इक्वल टू जीरो प्लस पे सर्किट को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। यहाँ पर आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ जीरो प्लस के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए अपन को, क्योंकि आई ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू तो कितनी है, जीरो है, तो मेरे को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई ऑफ जीरो प्लस फाइंड आउट करने के लिए सर्किट को t इक्वल टू जीरो प्लस पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे t इक्वल टू जीरो प्लस पे रिप्लेस करना है तो t इक्वल टू जीरो माइनस पे क्यों रिप्लेस किया, t इक्वल टू जीरो माइनस पे इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि इंडक्टर है ना, t इक्वल टू जीरो प्लस पे एक डीसी करंट सोर्स से रिप्लेस होता है। मैंने ट्रांजिट इक्वेशन बताई थी तो बहुत डिटेल से समझाया था कि t इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर हमेशा किससे रिप्लेस होता है, एक करंट सोर्स से रिप्लेस होता है, और एक अपना कैपेसिटर किससे रिप्लेस होता है, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होता है। तो मेरे को अगर करंट सोर्स से रिप्लेस करना है तो उस करंट सोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई एल ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू आई एल ऑफ जीरो माइनस के इक्वल होगा। तो आई एल ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को सर्किट को टी इक्वल टू जीरो माइनस पे रिप्लेस करके आई एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं सर्किट का इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे बना रहा हूँ। किस पे बना रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे। देखो t इक्वल टू जीरो प्लस पे सर्किट क्या होगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और t इक्वल टू जीरो प्लस क्या होगी, एक्चुअली में वो ट्रांजिट स्टेट के अंदर आएगा, किसमें आएगा, ट्रांजिट स्टेट के अंदर आएगा। और t इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या आएगा, अपना इंडक्टर क्या होगा, एक करंट सोर्स से रिप्लेस होगा। और उस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस करंट सोर्स की वैल्यू होगी 3/4 एम्पियर, क्योंकि आई एल ऑफ जीरो प्लस कितनी है, 3/4 एम्पियर। तो जीरो प्लस पे इंडक्टर किससे रिप्लेस होगा, 3/4 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा, 3/4 के करंट सोर्स से। तो ये अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ t इक्वल टू जीरो प्लस पे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो गया, स्विच ऑपरेट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। और ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी थी, आई ऑफ जीरो प्लस। इस वैल्यू को अब मेरे को फाइंड आउट करना है, आई ऑफ जीरो प्लस में। फिर कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा मेरा 10। और इंडक्टर किससे रिप्लेस होगा, इंडक्टर एक 3/4 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा जीरो प्लस में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो आई एल ऑफ जीरो प्लस कितनी है, 3/4 है, और फ्लो कैसे हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है। तो मैंने देखो ये मैंने बना दिया इधर बना दिया, करंट सोर्स बना दिया 3/4 एम्पियर का, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होती हुई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अब मेरे को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं, इसका पोटेंशियल आप एज्यूम कर लो, V एज्यूम कर लो, कितना एज्यूम कर लो, आप इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लो V। तो देखो अब मैं लगा रहा हूं कौन सा एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। तो बताओ इधर से करंट कितनी आ रही है, 1.5, इनकमिंग कितनी होगी, 3/2 होगी ही नहीं होगी, बिल्कुल। यहाँ से आउटगोइंग कितनी हो जाएगी, V/10 इक्वल टू आउटगोइंग V/10। इधर से भी करंट कितनी जाएगी, V/10। या देखो ये करंट अगर आई ऑफ जीरो प्लस है तो ये करंट भी आई ऑफ जीरो प्लस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनसे फ्लो और इक्वल है तो उनसे फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, इक्वल ही तो होगी। ये आई ऑफ जीरो प्लस, ये आई ऑफ जीरो प्लस, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, 2 आई ऑफ जीरो प्लस क्या है, आउट गोइंग, और 3/4 भी क्या है, आउट गोइंग, तो प्लस 3/4। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, 2 ऑफ आई ऑफ जीरो प्लस, ये इधर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 3/2 माइनस 3/4 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, 6 माइनस 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। तो अगर इस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो आई ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 3/8 एम्पीयर। कितनी मिलेगी, 3। ये मेरा एक तो आगे आई ऑफ जीरो प्लस मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, आई ऑफ इंफिनिटी चाहिए। क्या चाहिए, आई ऑफ इंफिनिटी। तो आई ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो
आपको पता है आई ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आई ऑफ इन देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट वापस किस में आ जाएगा? वापस सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको हटाऊं अभी इधर से, देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सर्किट को। टी इक्वल टू उस टाइम ये क्या हो जाएगा, मेरा स्विच अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा। उस टाइम अपना क्या हो जाएगा, स्विच कनेक्टेड हो जाएगा। ये नेटवर्क अब किसके लिए है? टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए नेटवर्क तो अपने का यूज होगा। ये वाला ही तो यूज होगा। स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं होगा? आपको पता है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट वापस किस में आ जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट किस में आएगा, स्टेडी स्टेट के अंदर आएगा। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अब देखो मैं इस रिप्लेस करूं तो करंट कितनी जा रही है 1.5, आगे कितना हो गया, ये मेरा 10, ये भी मेरा 10, और इंडक्टर हो गया शॉर्ट, और ये भी कितना बचेगा फिर 10 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा 10। तो बताओ ये वाली करंट कितनी है, 3/2 है या नहीं है? बिल्कुल 3/2 है। तो देखो 3/2 करंट है। आपको आपने पढ़ा होगा करंट डिवीजन रूल में, पैरेलल में है, इक्वल है, तो क्या करेगी, 1/3 में बचेगी। इसका है ना, थर्ड पार्ट इसमें जाएगा, इसका भी 1/3 इसमें जाएगा, इसका भी 1/3 इसमें जाएगा। तो मेरे को बताओ 3/2 का 1/3 कितना होता है, 1/2 होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2 जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल। देखो ये मैं टोटल करंट का 1/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा, 1/3 ही तो जाएगा, क्योंकि इक्वल है आपस में, पैरेलल में तो करंट इक्वल होगी। तो मेरे को इस ये तो है आई टी, तो ये तो है आई ऑफ इन्फिनिटी। तो मेरे को बताओ आई ऑफ इन्फिनिटी कितना मिल जाएगा, 1/2 एम्पियर। आई ऑफ 0 प्लस अपने फाइंड आउट कर लिया, आई ऑफ इन्फिनिटी अपन ने फाइंड आउट कर दिया। अब मेरे को चाहिए सर्किट का टाइम कांस्टेंट चाहिए। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, आरएल नेटवर्क है। और आरएल नेटवर्क का मेरे को बताओ टाइम कांस्टेंट कितना होता है, एल अपॉन आर थेवेनिन होता है या नहीं होता? बिल्कुल। यहाँ मेरे को बताओ एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ एल की वैल्यू है 15 हेनरी, 15 मिली हेनरी है या नहीं है? अब मेरे को आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आरटीएच की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अपन क्या करते हैं, एल को हटाते हैं और इधर से सीन करते हैं अपन नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट। जब थेवेनिन निकालते हैं तो मेरा करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन सर्किट होता है या नहीं होता है? बिल्कुल ओपन सर्किट होता था। तो उधर से सीन करूंगा तो थेवेनिन, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आर थेवेनिन कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा मेरा आर थेवेनिन। ये आपको आर थेवेनिन मिल गया और ये आपको एल मिल गया। एल अपॉन आर थेवेनिन अगर आप करोगे तो आपको टो की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो एल अपॉन आर करोगे तो आपको टो की वैल्यू मिलेगी। एल कितना है, 15 मिली हेनरी, ये कितना है 15 ओम है। तो टो की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिली सेकेंड। ये इस सर्किट का क्या मिल गया अपन को, टाइम कांस्टेंट मिल गया। कितना मिल गया, 1 मिली सेकेंड इसका मिल गया टाइम कांस्टेंट। आई ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू मिल गई 1/2 एम्पियर और आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू मिल गई 3/8 एम्पियर। तो ये तीन अननोन थे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अननोन कितने थे, आई ऑफ इन्फिनिटी, आई ऑफ 0 प्लस और टो। ये तीनों वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुटअप करोगे तो आपको आई टी की इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिएंट पे 2 to 3 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और फिर अपन प्रीवियस 10 ईयर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रांजिएंट के। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।